Hi everyone. So today we are going to solve a problem from LeetCode permutations LeetCode 46. तो ये प्रॉब्लम LeetCode में मीडियम कैटेगरी के अंदर दिया गया है और ये प्रॉब्लम अगर आपको अच्छे से समझना है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रिकर्शन थोड़ा अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद ही आपको इस प्रॉब्लम का अंदाज़ा होगा कि ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि आप रिकर्शन को थोड़ा अच्छे से कर लीजिए। जिन लोगों का रिकर्शन अच्छा है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका रिकर्शन वीक है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना थोड़ा रिकर्शन स्ट्रांग कीजिए, उसके बाद ही इस प्रॉब्लम में आइए, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है कि ये एक काइंड ऑफ आपका पैटर्न प्रॉब्लम है। अगर आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकते हैं तो आपको बैक ट्रैकिंग का बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएगा। कोड को कैसे लिखते हैं बैक ट्रैकिंग का कौन सा स्टेप है, ये आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा अगर आप एटलीस्ट रिकर्शन को अच्छे से समझने के बाद ये प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन ये दिया है कि गिवन एन एरे नाम्स ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स रिटर्न ऑल द पॉसिबल परम्यूटेशन। तो बोल रहे हैं कि मेरे पास एक एरे दिया रहेगा, मेरे पास एक एरे दिया रहेगा। तो सोचिए एरे में कोई भी नंबर ऑफ सच, जैसे एरे का लेंथ मेरा 4 है तो यहाँ पे चार मेरे पास नंबर्स हैं। सोचिए कि 2 5 1 3 ऐसे करके चार नंबर। तो और भी क्या बोल दिया है कि डिस्टिंक्ट इंटीजर्स का मतलब क्या है कि एरे के अंदर कोई डुप्लीकेट नहीं रहने वाला। एरे के अंदर कोई डुप्लीकेट नहीं होगा, मतलब आपको ऐसा एरे आपको कभी नहीं मिलेगा। सारे नंबर्स का फ्रीक्वेंसी 1 होगा। बेसिकली ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि रिटर्न ऑल द परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस मतलब देखिए, जैसे यहाँ से मैं तीन नंबर का लेके दिखाता हूँ, तो ये मेरे पास तीन नंबर गिवन है। इनका परम्यूटेशन मतलब कोई भी नंबर्स को हम आपस में स्वैपिंग करेंगे या फिर हम आपस में थोड़ा एक्सचेंज करेंगे और इनका जो ऑर्डर है, ये जो 251 का जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर हम चेंज कर देंगे। जैसे 251 का एक परम्यूटेशन है, अरेंजमेंट क्या होगा? 152। दूसरा क्या हो सकता है? 215। तीसरा क्या हो सकता है? 125। चौथा क्या हो सकता है? 512। और पांचवा क्या हो सकता है आपका? 521। और 251 तो अपने आप में ही और एक परम्यूटेशन है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मेरे पास n नंबर्स गिवन है तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होगा इन फैक्टोरियल। ठीक है। ये बाद में काम आएगा, ये मैं पहले आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम अप्रोच कैसे करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी सवाल में कुछ ऐसा देगा कि ऑल परम्यूटेशंस या फिर ऑल वेज टू अरेंज, ऐसा अगर कहीं पे स्टेटमेंट रहा, ये ऑल वेज, ऑल परम्यूटेशंस, ऑल सॉल्यूशंस, ऐसा अगर कुछ आपके पास ऐसा अगर स्टेटमेंट रहे तो आपको हमेशा दिमाग में एक चीज क्लिक करना चाहिए कि ये बैक ट्रैकिंग से सॉल्व हो सकता है। देखिए, यहाँ पे एक सवाल, एक सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है कि रिटर्न अ सर्टेन परम्यूटेशन, यहाँ पूछ रहा है कि रिटर्न ऑल द परम्यूटेशन। जब भी हमारे पास ऐसे ऑल द पॉसिबल परम्यूटेशंस का सवाल आएगा तो आपके दिमाग में हमेशा क्लिक करना चाहिए कि बैक ट्रैकिंग का सवाल है। ये हुआ पहला चीज। मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए बोल रहा हूँ कि कैसे मेरे को पता चला या फिर कैसे पता चल रहेगा कि ये क्वेश्चन बैक ट्रैकिंग का है कि नहीं। ठीक है। इसके साथ देखिए, बस बैक ट्रैकिंग बस इससे ही नहीं होगा कि ऑल द पॉसिबल परम्यूटेशन, क्योंकि प्लेन रिकर्शन भी आपको ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन देगा। तो बैक ट्रैकिंग का जो प्रॉब्लम, आप रिकर्शन से भी बैक ट्रैकिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर बैक ट्रैकिंग हम सॉल्व करेंगे तो उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी या फिर जो कंप्यूटेशन वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हम जनरली कुछ बेसिकली कुछ केसेस को हम इग्नोर कर देते हैं, कुछ सर्टेन रूल्स के ऊपर हम इस कोड को बनाते हैं। तो बैक ट्रैकिंग का सवाल जब भी आएगा तब क्या होता है कि मेरे को कोई रूल्स डिफाइन करने हैं। तो मैं अपना एक रूल डिफाइन करता हूँ। मेरे देखिए, मेरा जो पहला रूल है, क्वेश्चन से ही मैं अपना रूल बना रहा हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कोई बाहर का रूल बना रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन से ही मेरे को एक रूल मिल रहा है कि जो मेरा आंसर एरे होगा, सोचिए कि ये मेरा एक आंसर एरे है। आंसर एरे का मतलब क्या है कि इस एरे के अंदर या फिर इस वेक्टर के अंदर मैं
अपना जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को स्टोर करूंगा। सोचो कि मेरे पास नंबर है 1 2 3, तो इस वेक्टर के अंदर मैं ऐसे स्टोर करूंगा 3 2 1। ये एक बेसिकली अरेंजमेंट है। दूसरा वक्त कौन सा ये अरेंजमेंट हो सकता है, या फिर ये अरेंजमेंट भी आ सकता है 1 3 2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा जो वेक्टर है, बेसिकली ये एक वेक्टर वेक्टर ये सब एक एक वेक्टर, तो मेरा जो वेक्टर है उसके अंदर नो डुप्लीकेट्स, कोई डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। ठीक, और दूसरा वेक्टर का मैक्सिमम साइज वो क्या होगा आपका, एन होगा। एन मतलब जो गिवन एरे का साइज है। दोनों ही बेसिकली काफी इंट्यूटिव रूल्स हैं, लेकिन ये हमको इसके ही ऊपर बेस करके हम अपना कोड बनाएंगे, इसलिए मैं ये आपको रूल्स बता दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक मतलब इसके बाद जो मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो आता है कि मैं एक बेस केस में देखूं कि बेस केस मेरा क्या होगा। जो वैसे बेसिकली बैक ट्रैकिंग क्या होता है, रिकर्शन होता है। रिकर्शन में क्या होता है आपका, रिकर्शन में आपका बेस केस होता है और चॉइस डायग्राम होता है। चॉइस डायग्राम मतलब कौन से चॉइसेस को लेके हम अपना एक करंट सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि बेस केस क्या होगा। तो सोचिए कि बेस केस क्या हो सकता है। अगर मेरे पास एक मतलब बेस केस क्या होगा, जब जो वेक्टर मैं फिल कर रहा हूं, अगर वो वेक्टर का साइज n हो गया, मतलब उसके अंदर टोटल n नंबर्स अगर फिल्ड अप हो गए हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा आंसर मेरे को मिल गया। बेसिकली v डॉट साइज जब ये इक्वल टू n हो जाएगा, तब मैं क्या करूंगा। सोचिए कि मेरा आंसर है कि वेक्टर ऑफ वेक्टर्स, मतलब इस आंसर वेरिएबल के अंदर मैं अपना एक सॉल्यूशन वेक्टर स्टोर करूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि आंसर डॉट पुशबैक v कर दूंगा। तो v डॉट साइज इक्वल टू n, ये मेरा एक बेस केस हो रहा है। इसको ही मैं दूसरी तरीके से बोल रहा हूँ कि सोचिए कि मैं यहाँ पे एक इंडेक्स मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। इंडेक्स का मतलब क्या है कि करंटली, मतलब मैं ऑलरेडी कौन से इंडेक्स को मैं ऑलरेडी फील्ड अप कर चुका हूँ। तो जब मेरा ये इंडेक्स n-1 के बराबर हो जाएगा, मतलब मेरा लास्ट वाला जो सेल है वो मैं फील्ड अप हो चुका है। जब मेरा जो लास्ट कैरेक्टर ऑफ द वेक्टर इट इज फील्ड, तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, इस केस में तो मैं तो ये भी बोल सकता हूँ ना कि मैं बस आंसर डॉट पुशबैक कर दूंगा, क्योंकि मेरा तो आंसर मेरे को मिल गया। ओके, तो इसके बाद मैं क्या कर दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा, यहाँ पे भी मैं रिटर्न कर दूंगा। मैंने आपको ये दो तरीके से इसलिए बोला क्योंकि ये जो बैक ट्रैकिंग का जो मैं बोला कि ये बैक ट्रैकिंग मैं आपको दो तरीके से इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, टू मेथड्स में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और आप अपने मर्जी से दो कोई मेथड है, दोनों ही मेथड सिमिलर परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा कोई बुरा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बेस केस। तो मेरा जब मैं अगर बेस केस लिखूंगा, मेरा जो बेस केस होगा, दो मेरा कंडीशन है। एक बेस केस मेरा क्या हो रहा है कि इफ v डॉट साइज इक्वल टू n, मैं क्या लिख रहा हूं कि ans डॉट पुशबैक v और रिटर्न। ओके, दूसरे तरीके से मैं कैसे बोल रहा हूँ कि मैं सोचिए कि मैं कोई एक इंडेक्स फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि इफ आई इक्वल टू या इंडेक्स इक्वल टू n-1, क्या कर दो ans डॉट पुशबैक v और रिटर्न। ओके, तो ये दो मेथड आपको, दो तरीका आपको समझ में आ गया होगा। और इन्हीं मतलब ये नहीं है कि इसका जो इसके नीचे जो कोड बनेगा हमारा मेन, वो इसके बराबर हो गया। ये कोड में थोड़ा चेंजेस है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा ही चेंजेस है बस। चलिए, तो देखते हैं कि इसके बाद का हम मेन स्टेप हम कैसे बनाए। तो देखिए, इसके बाद का जो मेरा मेन स्टेप आ रहा है वो है कि मेरे को स्टेट स्पेस ट्री ड्रॉ करना है। स्टेट स्पेस ट्री इज लाइक द चॉइस डायग्राम ऑफ द रिकर्शन, बट दे आर नॉट इक्वल। अगेन आई एम सेइंग स्टेट स्पेस ट्री इज लाइक द choice diagram of any recursive program, but it is not the choice diagram, not exactly the choice diagram. तो देखिए, इसको मैं पहला मेथड से मैं पहले इसको कर रहा हूँ कि मैं अपना जो बैक ट्रैकिंग का मैं बोला ना आपको दो मेथड दिखाऊंगा, तो मैं पहला मेथड से पहले इसको दिखा रहा हूँ। तो सोचिए कि मेरे पास एक क्या है कि मेरे पास एक एम्प्टी वेक्टर है। ओके, मेरे पास एक एम्प्टी वेक्टर है।
तो सोचिए कि मेरे पास जो मेन जो नाम एरे है, मेन जो नाम एरे जो मेरे को गिवन है, बेसिकली ये मेरा गिवन नाम्स एरे है, तो इसमें मेरा 3 नंबर है 1 2 3। ओके, और ये मेरा एक सॉल्यूशन वेक्टर है, एक सॉल्यूशन वेक्टर है। ओके, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ मेरा स्टेट स्पेस ट्री। तो सोचिए कि मैं कैसे स्टेट स्पेस ट्री ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर के फर्स्ट पोजीशन में मैं पहले एक वैल्यू इंसर्ट करूंगा। तो मैंने क्या वैल्यू इंसर्ट किया, सोचिए कि मैंने इसके फर्स्ट वैल्यू पे मैंने 1 इंसर्ट किया। ठीक है, ये मेरा मेरा फर्स्ट पोजीशन पे 1 दिया, दूसरे पोजीशन में कुछ और डालूंगा, थर्ड पोजीशन में कुछ और डालूंगा, ऐसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो ट्रीज बनेगा, ये एक ट्रीज कैसा होता है, ये ट्रीज कुछ ऐसे होता है ट्रीज। ठीक है, ये एक स्टेट स्पेस ट्री है। तो हर एक ट्री का क्या होता है कि एक लेवल होता है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है। वैसे ही इस सेम ट्री का इसका भी एक लेवल होगा। मैं बता रहा हूँ कि हर एक लेवल मेरा क्या डिनोट कर रहा है, पोजीशन डिनोट कर रहा है कि कौन से पोजीशन में मैं कौन सा इंटीजर में डाल रहा हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट मतलब इस लेयर में यहाँ पे कौन सा मैं इंटीजर्स में डाल रहा हूँ, तो इसका इस लेवल पे मेरे को पता चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब कि जब मेरा वेक्टर 0 है, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू है नहीं अभी तक। ठीक है, तो पहले मैंने वेक्टर पे 1 इंसर्ट किया। 1 मैं अभी इंसर्ट कर सकता हूँ क्योंकि वेक्टर खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि वेक्टर मेरा अब मेरा यहाँ पे 1 फिल हो गया। इसके बाद मैं कहाँ मूव कर रहा हूँ, मैं सेकंड पोजीशन पे जा रहा हूँ। और सेकंड पोजीशन में जब मैं जा रहा हूँ तब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। इसके बाद मैं क्या 1 के बाद मैं 1 पुट कर सकता हूँ, क्या 1 के बाद मैं फिर से 1 पुट कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। 1 के बाद मैं 1 नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, देखिए, इसीलिए मैं बोला कि मैं अपना रूल लिख रहा हूँ। यहाँ पे मेरा क्या रूल है, नो डुप्लीकेट। मैं डुप्लीकेट नहीं दे सकता। ठीक है, इसलिए 1 के बाद 1 फिलअप नहीं हुआ, तो ये बैक कर गया। फिर से मैं 1 पे आ गया। ठीक है, क्या 1 के बाद मैं 2 फिल कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 के बाद मैंने क्या किया, 2 फिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट कॉल कर रहा हूँ नेक्स्ट पोजीशन के लिए। ठीक है, जब मेरे पास 2 आ गया, जब मेरे पास यहाँ पे है, तो इस थर्ड पोजीशन में क्या मैं 1 डाल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या उसमें 2 डाल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी क्योंकि सेकंड पोजीशन में ही 2 है। क्या मैं यहाँ 3 दे सकता हूँ? हाँ, मैं 3 दे सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे 3 पुट कर दिया। क्लियर? जब मैं यहाँ पे 3 रख दिया, अब मैं इसके बाद देख रहा हूँ कि इसके बाद मेरा क्या हो रहा है। देखिए, जैसे हमेशा जब ये फीलिंग होगा या फिर जैसे होगा, ये हमेशा डेप्थ वाइज जाएगा। पहले ये डेप्थ फील होगा, मेरा ऐसे नहीं होगा, पहले ब्रेथ वाइज नहीं जाएगा, पहले डेप्थ फर्स्ट टाइप का होगा। ओके, तो देखिए, क्या 3 के बाद मेरे पास और कोई ऑप्शन है? मैं क्या और कुछ फील कर सकता हूँ? मैं नहीं फील कर सकता, क्योंकि देखिए मेरा ऑलरेडी वेक्टर फील्ड अप है। मेरा वेक्टर का मैक्सिमम लेंथ क्या होगा, मेरा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 मेरा क्या कह रहा है, मैक्सिमम साइज इक्वल टू n। तो मेरा वेक्टर फील्ड अप हो चुका है, तो मैं इसके बाद नहीं जा सकता। इसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं है, तो 3 से मैं बैक ट्रैक कर जाऊंगा। अब देखिए बैक ट्रैकिंग का मेन स्टेप, तो 3 के बाद मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए मैं बैक ट्रैक कर गया। तो जिस टाइम पे मैं बैक ट्रैक करूंगा, उस टाइम पे मैं यहाँ से 3 को मिटा दूंगा। तो मेरा क्या हो गया, मेरा फिर से जो थर्ड पोजिशन है वो मेरा खाली हो गया। इसके बाद देखिए, जब अब मैं 2 पे हूँ, तो 2 के बाद मेरे पास और कोई ऑप्शन है? मेरे पास तो गिवन नंबर्स बस 1 2 3 है, और तो पास मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो 2 का भी ऑप्शन खत्म हो गया, तो मैं 2 से भी बैक ट्रैक कर दूंगा। जब मैं 2 से बैक ट्रैक कर दे रहा हूँ, तब क्या हो रहा है, मैं यहाँ से 2 को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, सिमिलर, एकदम सेम, जो 3 के लिए किया वही 2 के लिए किया। ओके, अब मैं 1 पे आ गया। ठीक है, अब सेकंड पोजीशन में मेरे पास क्या फील्ड, मेरा ऑप्शन क्या गया, 1 तो मैं नहीं फिल कर सकता, 2 का ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया। क्या मैं यहाँ पे 3 दे सकता हूँ? क्यों नहीं दे सकता, बिल्कुल दे सकता हूँ। 3 मैंने यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, जब यहाँ पे 3 है, क्या मैं यहाँ पे 1 रख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या मैं यहाँ पे 2 रख सकता हूँ? हाँ, क्योंकि अभी 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 वेक्टर के अंदर मेरे पास कौन सा नंबर है, 1 है और 3 है, 2 तो है नहीं, तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया। ठीक है, अच्छा, अब 2 के नीचे और कहीं पे हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते, वेक्टर मेरा फील्ड है, तो ये मेरा आंसर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उस केस में हम क्या कर रहे हैं, 2 से हम बैक कर रहे हैं। 2 से जब भी मैं बैक ट्रैक कर दूंगा, तब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इसको मिटा दे रहा हूँ। ओके, अब 3 के पास और कोई ऑप्शन है? ऑप्शन है, थर्ड है, 3 है कि, लेकिन यहाँ पे क्या 3 होगा? यहाँ पे 3 बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट अलाउ मेरे पास नहीं है। चलिए ठीक है, अब 3 का क्या हुआ, 3 का ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया, तो हम 3 से बैक ट्रैक कर, जब 3 से मैं बैक ट्रैक कर दे रहा हूँ, तब मैं इसको
मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। क्लियर? ठीक है। अब देखिए 1 के बाद सेकंड पोजीशन के लिए मेरे सारे ऑप्शन भी खत्म हो गए। फर्स्ट पोजीशन में मेरा क्या है 1 है, तो 1 का और कोई ऑप्शन है? कोई सेकंड पोजीशन 1 के बाद और कोई आ सकता है? और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मेरे पास ओनली 3 नंबर्स गिवन है। तो ठीक है 1 का भी काम खत्म हो गया, तो 1 से मैं बैक ट्रैक कर गया। जब भी जिस पोजीशन में 1 से बैक ट्रैक कर जाऊँ तो वहाँ पे ही मैं 1 को मिटा दिया। ओके, अब मैं फिर से इनिशियल पोजीशन पे आ गया। इसके बाद देखिए मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पे मैं और क्या डाल सकता हूँ? मैंने पहले क्या डाल दिया? 1 डाला, 1 का काम हो गया। क्या मैं 2 डाल सकता हूँ? हाँ, मैं फर्स्ट पोजीशन में 2 डाल सकता हूँ, क्यों नहीं डाल सकता? तो मैंने यहाँ पे 2 डाला। क्लियर? जब मैं यहाँ पे 2 डाला, अब मैं देख रहा हूँ कि उसके बाद मैं नेक्स्ट पोजीशन में, नेक्स्ट पोजीशन क्या मैं 1 डाल सकता हूँ? हाँ, 1 क्यों नहीं डाल सकता? 1 में डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 डालने के बाद क्या मैं फिर से यहाँ पे 1 डाल सकता हूँ? नहीं, बैक। क्या मैं यहाँ पे 2 रख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। सॉरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी। देखिए 1 के बाद मेरा क्या आया? 1 के बाद मैं यहाँ पे 1 रखा, दूसरे कलर से मैं कर रहा हूँ। 1 के बाद 1 देखा, 1 नहीं हो क्योंकि डुप्लीकेट हो रहा है। क्या 1 के बाद मैं 2 रख सकता हूँ? नहीं 2 रख सकता क्योंकि 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 2 भी नहीं होगा। क्या मैं यहाँ पे 3 रख सकता हूँ? हाँ, मैं यहाँ पे 3 रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 3 के बाद और कोई रख सकता हूँ? नहीं, मेरा वेक्टर तो फील्ड है, तो यहाँ से बैक ट्रैक होगा। जब यहाँ से बैक ट्रैक होगा क्या होगा? देखिए वो यहाँ से जब बैक ट्रैक होगा, यहाँ से 3 मिट जाएगा। 3 मिट जाने के बाद क्या हो रहा है? 1 के बाद और कोई ऑप्शन है? 1 के पास और कोई ऑप्शन है, तो 1 से भी ये बैक हो जाएगा। जब 1 से बैक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 1 को मिटा देंगे। 1 को मिटा देने के बाद क्या हो रहा है मेरा? मैं 2 के बाद मैं क्या रख सकता हूँ? यहाँ पे 2 रख सकता हूँ फिर से? नहीं। क्या मैं यहाँ पे 3 रख सकता हूँ? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने सेकंड पोजीशन पे 3 रखा। जब मैं सेकंड पोजीशन पे 3 रखा, तो क्या मैं नेक्स्ट पोजीशन पे अब मेरा कॉल होगा, तो नेक्स्ट पोजीशन क्या मैं 1 रख सकता हूँ? हाँ, मैं 1 रख सकता हूँ, दिक्कत नहीं है। लेकिन और कोई ऑप्शन है? और कुछ नहीं है, तो इसके बाद बैक ट्रैक हो जाएगा। बैक ट्रैक जिस पोजीशन पे होगा वहाँ पे हम उसको मिटा देंगे। मिटा देने के बाद फिर 3 के बाद क्या 2 आ सकता है? नहीं। क्या 3 के बाद 3 आ सकता है? बिल्कुल नहीं। 2 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 प्लेस्ड है। 3 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पे 3 ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो ठीक है, तो ये सब तो पोजीशन नहीं होगा, तो 3 का काम खत्म। 3 से हम बैक कर जाएंगे। 3 से बैक कर जाने के बाद 2 के पास भी सारा ऑप्शन खत्म, 1 2 3 सारे ही प्लेस कर दिए हम यहाँ पे। अब यहाँ से बैक हो जाएगा। यहाँ से जब बैक हो जाएगा, 3 के बाद बैक हो गया, फिर यहाँ से 2 से भी बैक हो गया, अब 2 से भी यहाँ पे बैक हो जाएगा क्योंकि 2 के पास तो सारा ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसका स्टेट स्पेस ट्री बनाएंगे। इसका 3 जब यहाँ पे लास्ट में, जब यहाँ पे मतलब 2 यहाँ से जब बैक हो गया तो यहाँ पे खाली हो गया वेक्ट, तो ऐसे भी यहाँ पे 3 पुट होगा, उसके बाद भी ऐसे ही कॉल होगा। तो ठीक है, ये बेसिकली मेरा क्या बन रहा है? ये बेसिकली मेरा स्टेट स्पेस ट्री बन रहा है। क्या बन रहा है? स्टेट स्पेस ट्री बन रहा है। तो ये जो स्टेट स्पेस ट्री मेरा जो बना, तो इसी के ऊपर मेरा बेसिकली मेरा पूरा कोड इसके ऊपर छिपा हुआ है कि मैं मेरा तो बेस कंडीशन का कोड तो मैं ऑलरेडी लिख लिया। तो अब इस स्टेट स्पेस ट्री को जब जैसे ही मैं एनालाइज करूंगा, वहां से ही मेरा कोड अल्टीमेटली डिराइव होगा। तो देखिए मैं कैसे इसको डिराइव कर रहा हूँ। देखिए पहली चीज आप नजर कीजिए कि यहाँ पे 1 आ रहा है। देखिए फर्स्ट पोजिशन पे मेरा जो वेक्टर है, मेरा जो वेक्टर है और मेरा जो गिवन वेक्टर है, बेसिकली एक गिवन वेक्टर है एरे, जैसे 1 2 3 सोचिए कि मेरा गिवन नंबर वेक्टर है। ओके, तो फर्स्ट पोजीशन पे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी 1 भी आ सकता है, ये 2 भी आ सकता है, ये 3 भी आ सकता है। और अगर कोई दूसरा, अगर मेरे पास कोई वेक्टर रहे जैसे 5 1 3, तो ये 5 भी आ सकता था, 1 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था। कोई दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था। तो कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है कि मेरे को हर एक के लिए मुझे ट्रैवर्स करना होगा, हर एक के लिए मेरे को ट्रैवर्स करना होगा। तो पक्का है कि यहाँ पे फॉर लूप तो मेरे को लिखना ही लिखना है, एक फॉर लूप तो मेरे को यहाँ पे लिखना ही लिखना है। क्लियर? अब क्या हो रहा है कि अब देखिए कि जब मैं फॉर लूप लिख रहा हूँ, जब मैं फॉर लूप लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं पहले इसको एक जगह पे मैं देख रहा हूँ कि मेरा पहला वाला पोजीशन खाली है क्या, मेरा पहला वाला पोजीशन खाली है क्या। अगर मैं देख रहा हूँ कि मेरा पहला वाला पोजीशन खाली है, तो मैं यहाँ पे एक पहले इस नंबर को मैं वहाँ पे पुट कर रहा हूँ। जब मैं इस नंबर को पुट कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट पोजीशन के लिए, मतलब नेक्स्ट इंडेक्स के लिए मैं फिर से कॉल कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट इंडेक्स के लिए मैं फिर से कॉल कर दे रहा हूँ। जब मैं नेक्स्ट इंडेक्स के लिए कॉल कर दे रहा हूँ, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि ये कंडीशन कुछ ऐसा है कि अगर वो पोजीशन खाली है, ठीक है, एक कंडीशन है यहाँ पे कि अगर वो पोजीशन खाली है तो आप क्या कर दो,
कि वी ऑफ आई उस जगह पे उस नंबर को बैठा दो। ये जो नंबर है सोचिए कि नम्स के अंदर कोई एक इंडेक्स मैं दे रहा हूँ कि इंडेक्स को उसको वहाँ पे बैठा दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट इंडेक्स के लिए इटरेट करना। नेक्स्ट इंडेक्स मतलब यहाँ पे जो इंडेक्स है, तो नेक्स्ट इंडेक्स के लिए हम मूव कर देंगे। ये मेरा नेक्स्ट इंडेक्स है, तो हम जो कॉल करेंगे उसके बाद जो फंक्शन कॉल करेंगे वहाँ पे हम क्या कर देंगे, बेसिकली इंड प्लस वन कर देंगे। ये जो वेक्टर का इंडेक्स है मतलब फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे मैंने इसको पुट किया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट इंडेक्स के लिए मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स प्लस वन कर दूंगा। क्लियर। मैं जब इंडेक्स प्लस वन कर दूंगा तो मेरे को एक चीज़ तो देखना है ना, और एक चीज़ मेरे को क्या देखना है कि क्या ये नंबर को मैं फिर से पुट नहीं कर रहा ना, ताकि अगर मैं जैसे देखिए यहाँ पे वन नहीं आया, यहाँ पे भी वन नहीं आया, टू भी नहीं आया, तो ये मेरे को कैसे पता चल रहा है कि वन नहीं आया, टू नहीं आया, ये वन नहीं आया। तो ये पता करने के लिए मेरे को क्या होगा, मेरे को एक एक्सटर्नल विजिटेड एरे का हेल्प लेना पड़ेगा। विजिटेड एरे क्या होगा, वो बोल देगा कि यहाँ पे वैल्यू ये ऑलरेडी यूज्ड हो गया कि नहीं हो गया, ये ऑलरेडी यहाँ पे पुट हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो या तो मैं एक्सटर्नल विजिटेड एरे यूज कर लूँ, नहीं तो मैं इंटेलिजेंटली जो मैं अपना वेक्टर यूज कर रहा हूँ वी, जिसको मैं जिसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करते जा रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जिसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करते जा रहा हूँ और उसको ही मैं अपने आंसर वेरिएबल पे स्टोर करूंगा, या तो मैं इंटेलिजेंटली उसको ऐसे यूज करूँ ताकि मेरे को कोई एक्सटर्नल, वो मेरा एक विजिटेड एरे की तरह यूज करे और मेरे को कोई एक्सटर्नल और एक दूसरा एक्स्ट्रा विजिटेड एरे यूज ना करना पड़े। आई होप इतना तक आपको बात समझ में आ गया हो कि मैं इस कोड को मैं कैसे अब लिखने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो कॉल होगा, ये जो कॉल होगा, ये जो कॉल होगा, फिर यहाँ से ये जो कॉल होगा, वो तो रिकर्शन हैंडल कर लेगा। लेकिन इसके अंदर जो कंडीशन है कि ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, उसके लिए हमको ये विजिटेड एरे लगेगा, या फिर इसको ही हम इंटेलिजेंटली थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। क्लियर। और फिर उसके बाद ये इफ कंडीशन में ही वही हम कर लेंगे। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला कि जब यहाँ पे मैंने एक वैल्यू पुट कर दिया, जब जैसे देखिए कि यहाँ पे थ्री वैल्यू पुट हो चुका है, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि जब थ्री वैल्यू यहाँ पे पुट हो गया, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ। तो बैक ट्रैक के बाद मैंने बैक ट्रैकिंग स्टेप में क्या बोला कि मैं जब बैक ट्रैक कर रहा हूँ तब यहाँ इस जगह को खाली कर दे रहा हूँ, या फिर यहाँ से जो नंबर है उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं शायद ऐसा भी कर दे सकता हूँ कि वी ऑफ आई, वहाँ पे जो वैल्यू था मेरा, पहले जो वैल्यू था वी ऑफ आई में, या फिर वो जो वैल्यू था, नहीं तो मैं यहाँ पे वी डॉट पॉप बैक कर सकता हूँ। मैं दोनों ही केस में कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मैं वी ऑफ आई सोचिए कि मैं यहाँ पे -99 ऐसे दे दिया। अच्छा ठीक है, मैं -99 या फिर जो भी हो वैल्यू, मैं इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए मैंने क्या बोला कि मेरा जो ये जो वेक्टर है, मेरे को पता कैसे चलेगा, मेरे को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे वैल्यूज ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुका है कि नहीं हो चुका है, मेरे को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे वैल्यूज ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुका है कि नहीं हो चुका है, और क्या वैल्यू फिल्ड अप हो चुका है। इसके लिए मैं एक फ्लैग वेरिएबल का भी इस्तेमाल करूंगा। जैसे मैं बोला ना कि विजिटेड को मैं इंटेलिजेंटली कैसे यूज कर रहा हूँ, तो मैं एक फ्लैग वेरिएबल को मैं सोच रहा हूँ कि मैं 99, अगर -99 मतलब अगर वेक्टर के कोई भी पोजीशन पे -99 प्रेजेंट हुआ, मतलब वहां पे अभी तक वैल्यू स्टोर नहीं हो चुका है, वहां पे वैल्यू अभी तक नहीं स्टोर है। ठीक है, मतलब वो जगह खाली है, मैं ऐसे लेट करके काम कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन -99 आप तभी पुट कर सकते हैं जब जो मेरा गिवन जो नंबर है, गिवन जो नंबर एरे मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर बोल दिया कि ये जो एक्स ऑफ आई जो होगा, या फिर एरे ऑफ आई जो होगा, अगर उसका ऐसा कोई लिमिट दे दिया गया कि -10 से +10, तो उस केस में आप -99 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि -99 इसके अंदर तो कंसिडर नहीं होगा ना, कोई नंबर एज ए नंबर तो ये कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका फ्लैग वेरिएबल क्या है, फ्लैग वेरिएबल जनरली हम ऐसा कोई नंबर लेते हैं जो इस रेंज के अंदर ना आए। ठीक है, तो शायद इतना तक आपको बात समझ में आ गया। अब मैं इसको कोड करने जा रहा हूँ, तो कोड में यहाँ पे आपको लिख दूंगा, कोड लिखने के बाद आपको पूरा बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हमने किया क्या एग्जैक्टली। तो चलिए देखते हैं कि इसका कोड मैं कैसे लिखूंगा। तो ये मेरा पहला मेथड का मैं कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सोचिए कि मेरा एक फंक्शन है हेल्पर फंक्शन। ठीक है, तो चलिए इसका कोड लिखते हैं। तो सोचिए कि मेरे पास एक फंक्शन है, मैं जो एक फंक्शन डिनोट कर रहा हूँ वो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि हेल्पर, थोड़ी हेल्पर नहीं लिखते, इसको बैक ट्रैक ही लिखते हैं, अच्छा दिखेगा। तो मेरा जो फंक्शन है, सोचिए कि उसको मैं लिख रहा हूँ बैक ट्रैक। ओके, बैक ट्रैक, इसके अंदर मैं क्या आर्गूमेंट्स पेश कर रहा हूँ, मैं आर्गूमेंट्स दे रहा हूँ वेक्टर इंट एंड वी,
एंड क्यों? क्योंकि हमको ये वेक्टर को यूज करना है, इसका बार बार कॉपीड वर्जन नहीं यूज करना, नहीं मतलब इसका रेफरेंस लेके मेरे को यूज करना है। ओके, फिर मेरा जो मतलब मेन आंसर एरे होगा मैट्रिक्स, बेसिकली वेक्टर ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर इंट एंड्स कॉमा देके इंट। इंट में क्या ले रहा हूँ मैं, इस ये जो वेक्टर होगा, जो मेरा नाम से एरे जो गिवन होगा उसका जो साइज मैं इंट एन ले रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं और एक वेक्टर ले रहा हूँ, मैं वेक्टर अपना जो नाम से एरे जो मेरा गिवन वेक्टर है उसको भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी आप एंड दीजिएगा, सारा एंड में ही रखिएगा। ओके, उसके बाद मैं जो बोला, मैं एक इंडेक्स भी ले रहा हूँ या फिर मैं करंट करके एक वेरिएबल ले रहा हूँ, जो वेरिएबल मेरा क्या करेगा कि अभी करंटली कौन से पोजीशन पे हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, वो मेरे को ये करंट वेरिएबल देगा, ठीक। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो बेस कंडीशन है वो मैं लिख रहा हूँ। मेरा बेस कंडीशन क्या है? बेस कंडीशन मेरा ये है कि v डॉट साइज इफ इट इज इक्वल टू कार। ओके, v डॉट साइज इफ इट इज इक्वल टू कार, इक्वल टू कार, इसका मतलब क्या है कि मेरा क्या होगा, मेरा कर जो होगा, मतलब क्या है कि v डॉट साइज मेरा क्या होगा, मैं जो वेक्टर ले रहा हूँ, उसका जो मैंने इसके अंदर मैंने क्या, ऐसा मैंने वेक्टर को कैसे इनिशियलाइज करा, मेन फंक्शन पे जाके मैंने वेक्टर को ऐसे इनिशियलाइज किया था कि वेक्टर इंट वी एन कॉमा -99, मतलब मेरे को एक n लेंथ का वेक्टर दो जहाँ पे n क्या है, n इक्वल टू नम्स डॉट साइज। ये सब मैं अपने मेन फंक्शन पे करूँगा, ठीक है। तो मेन फंक्शन पे जाके मैं क्या कर रहा हूँ, वेक्टर इंट वी एन कॉमा -99, यहाँ पे हर एक पोजीशन पे -99 पुश होगा। तो ये जो मेरा गिवन वेक्टर है इसका साइज क्या है, n है। अगर ये जो कर है, अगर ये मेरा v डॉट साइज इक्वल टू कर हो गया, मतलब मैं अपना बेस केस रीच कर गया। कर मेरा अगर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, मतलब ये वैल्यू मेरा फिल हो चुका है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आंसर के अंदर मैं इसको स्टोर कर दे रहा हूँ, ठीक है। पुश बैक v और रिटर्न, क्लियर। ये मेरा बेसिकली बेस केस है, पहला बेस केस है, उसका स्टाइल का ही यही है, अलग थोड़ा नहीं है, यहाँ पे अलग नहीं है, ये दोनों है इक्वल। तो ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मेरा जो मेन फॉर लूप है, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मेन बात आएगा, मेन मेरा क्या आएगा, इफ अगर जो v ऑफ i है वो अगर मेरा इक्वल टू -99 हुआ, मतलब ये अभी भी ये फील्ड नहीं हुआ है, मतलब ये फील्ड हो चुका है, सॉरी, इफ v ऑफ i इक्वल टू -99, इसका मतलब क्या है कि ये मेरा अभी भी फील्ड नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं इसको v ऑफ i इक्वल टू नम्स ऑफ कार करूंगा, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर दे रहा हूँ नेक्स्ट इंडेक्स के लिए। नेक्स्ट इंडेक्स कौन सा इंडेक्स में अभी फिलअप हो गया है या फिर करने जा रहा हूँ, वो मेरा कर इंडेक्स बोलेगा बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है कि मेरा फर्स्ट इंडेक्स ये फिलअप हो गया, ठीक है। तो बैक ट्रैक ऑफ क्या होगा, यहाँ पे बोलिए, पहला मेरा आर्गुमेंट v, उसके बाद एंड, फिर n, फिर नम्स और अल्टीमेटली कार प्लस 1, क्योंकि मैं नेक्स्ट पोजीशन के लिए अल्टीमेटली कॉल कर रहा हूँ। देखिए ये क्या हो रहा है कि हर एक कॉल में क्या होगा, कार प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कर मेरा इंक्रीमेंट होगा। मैं अपना जो मेन फंक्शन होगा वहां पे मैं कर एज ए 0 पास करूंगा, तो ये इंक्रीमेंट होते होते कहाँ तक जाएगा, जब मेरा कार n-1 होगा, उसका मतलब क्या है कि मैं अभी लास्ट इंडेक्स फिल कर रहा हूँ। जब मेरा कार n-1 से और एक बढ़ के क्या होगा, n हो जाएगा, उसका मतलब क्या है, मेरा पूरा वेक्टर फिल हो चुका है, पूरा वेक्टर फिल हो चुका है। यहाँ पे देखिए v डॉट साइज, जब मेरा v डॉट साइज तो ऑलवेज मेरा n है, क्योंकि मैंने वैसे ही इसको यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। जब मेरा n है और जो मेरा कर है, वो अगर कर मेरा n के बराबर हो गया तो उसके इसमें क्या हो रहा है, मेरा वेक्टर फिल है, तो मैं उसका आंसर मिल रहा हूँ, सिंपल बात है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये पूरा जो फंक्शन चलेगा यहाँ तक, ये पूरा आपका फिल्डअप हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, फिर हम फिर से यहाँ पे बैक ट्रैक कर रहे हैं, वाई ऑफ आई इक्वल टू -90, क्या होगा वी ऑफ आई -99, ये मेरा मेन बैक ट्रैकिंग स्टेप है, यही मेरा मेन क्या है, बैक ट्रैकिंग स्टेप है। बैक ट्रैकिंग स्टेप मतलब क्या है, -99, मतलब यहाँ पे तुम पहले एक वैल्यू सोचिए कि 1 दे दिया,
फिर यहाँ पे 2 हुआ, फिर 3 हुआ। जब मैं यहाँ से बैक ट्रैक कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से मैं -99 पुट कर दे रहा हूँ। क्लियर? बस ऐसा, यही आपका कोड है। देखिए बस इतने ही, कुछ इतना लाइंस का बस कोड। ये प्रॉब्लम इतना, प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोड ये सब का इतना ही छोटा होता है। ठीक है, तो शायद आपको ये वाला कोड अच्छे से समझ में आ गया। आप ये कोड रन कीजिए, आपका देखिएगा सारे टेस्ट केसेस ये पक्का पास करने वाला है। ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम चलते हैं कि मेथड 2 में, कि सेकंड मेथड हम इसको कैसे सोच सकते हैं दूसरे तरीके से। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेथड 2 पे। ठीक है, तो मेथड 2 से पहले हम देखते हैं, चलिए देखते हैं कि मेरे पास गिवन नंबर से 1 2 3। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से मेरे को एक परम्यूटेशन जनरेट करना है। तो क्या मैं ऐसे परम्यूटेशन जनरेट कर सकता हूँ कि मैं इन दोनों को स्वैप कर रहा हूँ 2 1 3। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को स्वैप कर रहा हूँ 2 3 1। ये मेरा एक आंसर है, ये मेरा एक आंसर है। ठीक है, फिर सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को स्वैप कर रहा हूँ 3 2 1। ठीक है, फिर मैं इन दोनों को स्वैप कर रहा हूँ 3 1 2। तो आप समझ पा रहे हो कि मैं अगर स्वैपिंग भी करूंगा तो स्वैपिंग से भी मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, स्वैपिंग से भी मैं अपना परम्यूटेशन जनरेट कर सकता हूँ, एक एक परम्यूटेशन। ओके, तो मेथड 2 बेसिकली मेरा क्या कह रहा है कि अगर हम बस एक ही जो वेक्टर मेरे पास जो गिवन है उसके ऊपर अगर हम स्वैपिंग करें नंबर्स के बीच, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन omit द यूज ऑफ एन एक्सटर्नल वेक्टर, जिसके अंदर मैं एक दोबारा, जिसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, वैसा वेक्टर को मैं यहाँ पे यूज ना ही करके जो गिवन है उसको ही मैं यूज करके काम कर सकता हूँ। तो चलिए मेरे पास जो गिवन है वो क्या है, 1 2 3। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक इंडेक्स फॉलो कर रहा हूँ, एक इंडेक्स फिक्स कर रहा हूँ IND। ओके, और मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा और एक इंडेक्स यहाँ से चलेगा कि आई मतलब 0 से लेके 0 1 2 तक जाएगा, 0 1 2 तक ये जाएगा। ठीक है, तो पहले केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा स्वैपिंग क्या होगा, इंडेक्स और आई के बीच मेरा स्वैपिंग होगा। तो पहले केस में देखिए मेरा इंडेक्स भी 0 है, आई भी 0 है, तो 0 0 से स्वैपिंग होगा। तो मेरा क्या हो रहा है, मेरा जो गिवन, मेरा जो अल्टीमेटली बन रहा है वो 1 2 3 ही बन रहा है। अब 1 2 3 बनने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो अब जो नेक्स्ट कॉल होगा उसमें मैं क्या करूँगा, मैं अपना इंडेक्स को एक बढ़ा दूंगा, इंडेक्स प्लस 1 कर दूंगा, इंडेक्स प्लस 1 कर दूंगा। और आई मेरा कहाँ से, मैंने बोला कि इंडेक्स से लेके लास्ट तक चलेगा। जब मेरा आई इंडेक्स से लेके लास्ट तक चलेगा तो 1 इसमें नहीं आएगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 1 मैं यहाँ पे फिक्स कर दिया हूँ। 1 मैं यहाँ पे क्या कर दिया हूँ, यहाँ पे मैं 1 को अपना फिक्स कर दिया हूँ। ठीक है, अब जब मैं 1 को यहाँ पे फिक्स कर दिया हूँ तो इसके बाद मेरा जो कॉल होगा, मेरा इंडेक्स प्लस 1 हो चुका है, तो मेरा यहाँ से आई जाएगा, आई क्या होगा 1 और 2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्वैपिंग हो क्या होगा, 1 1 के बीच होगा। स्वैपिंग के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, 1 2 3। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इंडेक्स को फिर से और एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, इंडेक्स प्लस 1। अब जब मैं इसके बाद में देख रहा हूँ, इसके जब बाद में देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इसके बाद और कोई नंबर है ही नहीं। तो जब मेरा इंडेक्स इक्वल टू n-1 हो जाए, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अपना आंसर मिल गया, हाँ कि नहीं? मेरा जब इंडेक्स यहाँ पे हो गया, इसका मतलब क्या है, मेरा यहाँ पे जो स्वैपिंग करना तो वो मेरा हो गया, इसके बाद तो और कोई है नहीं, मैं बेसिकली एक अपना बेस केस पे रीच कर गया। तो मेरा इस स्टेप का बेस केस क्या हो सकता है, बेस केस मेरा यही हो सकता है कि इफ इंडेक्स इक्वल टू n-1, मेरे को क्या करना है, बस वहाँ पे पुश करना है और रिटर्न कर देना है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद मेरा क्या होगा, तो मैं यहाँ से बैक कर दे रहा हूँ। जब मैं यहाँ से बैक करूँगा, मैं क्या करूँगा, तो मेरा यहाँ से ऑप्शन चला गया। अब देखिए अब मेरा क्या हो रहा है, मेरा आई यहाँ पे क्या है, आई मेरा यहाँ पे अब 2 हो गया। अब जब आई मेरा 2 हो गया तब मैं क्या हो रहा है कि 1 और 2 के बीच यहाँ पे स्वैपिंग होगा। तो स्वैपिंग होके मेरे पास क्या बन रहा है, 1 3 2, 1 3 2, मतलब ये दोनों नंबर के बीच का स्वैपिंग हुआ। जब ये दोनों नंबर के बीच का स्वैपिंग हुआ तब अब मेरे पास क्या आ रहा है, मेरा पास इंडेक्स यहाँ पे मेरा होगा, क्योंकि मैंने इंडेक्स प्लस, नेक्स्ट कॉल पे क्या होगा, इंडेक्स प्लस 1 होगा। इंडेक्स प्लस 1 जब होगा तब भी देखा जाएगा कि ये क्या है, तो ये, तब मैं क्या करूँगा, इसको मैं स्टोर कर दूंगा। तो मेरा पहले ये स्टोर हुआ, उसके बाद मेरा ये स्टोर हुआ। ठीक है, जब ये स्टोर होगा, जब यहाँ से मैं बैक करूँगा, मैं क्या करूँगा,
जो मैं ऑलरेडी चेंजेस किया था मैं उसको चेंजेस को अंडू कर दूंगा, मतलब मैं इन दोनों को फिर से स्वैप करके मेरा जो यही यही अल्टीमेटली मेरा बैक ट्रैकिंग स्टेप होगा। तो मेरा 1 2 3 आ गया। अच्छा, अब आई तो आई क्या और एन से लेस है नहीं है, इसके बाद आई इंक्रीमेंट होकर इक्वल टू एन हो गया, तो मेरा मतलब यहाँ का काम खत्म। जब यहाँ का काम खत्म है तब यहाँ से मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ। यहाँ से मैं बैक ट्रैक करके मेरा फायदा भी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 0 0 है। यहाँ पे भी जो अगर मैं स्वैपिंग को अंडू करूंगा तो 1 1 की जगह पे ही रहने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट स्वैपिंग देखते हैं। अब मेरा क्या हो रहा है, आई मेरा 1 है और इंडेक्स मेरा 0 है। आई मेरा क्या है, यहाँ पे इंडेक्स है, ये आई है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच स्वैपिंग होगा। 0 और 1 के बीच स्वैपिंग मतलब इन दोनों का स्वैपिंग मैंने किया, 2 1 आया और लास्ट का जो जैसा है वो ऐसा ही 3 है। अब मेरा इंडेक्स यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। इंडेक्स जब यहाँ पे पॉइंट करेगा तब मेरा क्या होगा, यहाँ से आई चलेगा, आई इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पे फिक्स ही रहेगा। 2 1 3 यहाँ पे फिक्स होगा, 2 1 3 यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक है, तो ये फिक्स है, ये भी फिक्स है। अब क्या हो रहा है, अब इंडेक्स यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और इंडेक्स मेरा इक्वल टू n-1 है, तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं स्टोर करके मैं रिटर्न कर दूंगा। ओके, अब जब मैं यहाँ पे आ गया तब मेरा आई का वैल्यू नेक्स्ट इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया। तब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा इन दोनों के बीच का स्वैपिंग होगा। जब इन दोनों के बीच का स्वैपिंग होगा तब मेरे को क्या मिल रहा है, 2 3 1। फिर से मेरा इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा, इंडेक्स इक्वल टू n-1 होगा। तो मैं इस वैल्यू को स्टोर कर दूंगा और मैं रिटर्न कर जाऊंगा, और मैं रिटर्न कर जाऊंगा। ठीक है, अब रिटर्न जब करूंगा तब इनके बीच का जो स्वैपिंग है उसको मैं अंडू कर दे रहा हूँ, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं अंडू कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 1 3 आ गया। ठीक है, जब ये 2 1 3 हो गया तो इसका इसका भी काम खत्म। तो यहाँ से ही मैं जो चेंजेस मैंने किया, 2 और 1 को मैं पहले स्वैप किया था तो उनको मैं अंडू कर रहा हूँ, तो वो मेरा 1 2 3 आ रहा है। इसी तरीके से जब यहाँ पे क्या होगा, 0 और 2 के बीच, मतलब इंडेक्स जब 0 होगा और आई जब 2 होगा, मतलब 3 और 1 के बीच स्वैपिंग हो, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, 3 2 1। ओके, फिर वैसे ही आपको मेरा ये कोड यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली मेरे को क्या करना पड़ रहा है, मेरे पास ये स्टेट स्पेस ट्री गिवन है, ये स्टेट स्पेस ट्री मेरे पास गिवन है। मैंने क्या किया एक्सटर्नली, बस मैंने एक काम किया कि मैं एक जगह पे इंडेक्स को मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ। इंडेक्स को फिक्स करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंडेक्स इक्वल टू n-1। तो मेरा बेस कंडीशन क्या हो रहा है, मेरा बेस कंडीशन हो रहा है इफ इंडेक्स इक्वल टू n-1। मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर के अंदर ans डॉट पुशबैक मेरा क्या होगा, नम्स, मेरा जो गिवन वेक्टर है मैं उसको ही पुश करूंगा। मेरे को भी मैं अलग से कोई यूज नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा गिवन नाम्स आ रहा है उसमें ही मैं स्वैपिंग परफॉर्म कर रहा हूँ, उस पर ही मैं अंडू कर रहा हूँ और उसको ही मैं अल्टीमेटली फिर से मैं पुश कर रहा हूँ आंसर में। ठीक है, फिर यहाँ से मैं रिटर्न कर जाऊंगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है, ये स्टेप आपको शायद क्लियर होगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि हम इस कोड को और क्या, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं। इसके बाद मैंने क्या बोला कि मैं एक आई लूंगा। बेसिकली मैं यहाँ पे अपना कोड पूरा लिख रहा हूँ आपके सामने। तो मैंने क्या बोला कि मेरे को एक आई चाहिए। क्या हो रहा है ना कि इंडेक्स से लेके, जहाँ पे इंडेक्स है वहां से लेके n-n तक मेरा आई चलेगा। तो मेरा क्या होगा, इंड आई इक्वल टू इंडेक्स आई लेस देन n आई प्लस प्लस। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले ही बोला कि इंडेक्स से लेके यहाँ तक मैं आई अपना चलाऊंगा, एक फॉर लूप मेरे को यहाँ पे चलाना है। चलाया, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, बोलिए, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्वैप नाम्स ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स पोजीशन के साथ मैं अपना नेक्स्ट वैल्यू को स्वैप कर रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, उसके बाद जो फंक्शन मैं कॉल, मैं जो फंक्शन लिखूंगा वहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे बैक ट्रैक में मैं क्या दे रहा हूँ, नाम्स में दूंगा। मैं और क्या दूंगा, जो मेरा साइज है n वो मैं दे रहा हूँ, और मैं क्या दे रहा हूँ, इंडेक्स प्लस 1। मैंने यहाँ पे बोला ना कि मैं इसको फिक्स कर दूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉल पे मैं यहाँ पे इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दूंगा। ओके, इंडेक्स प्लस 1, फिर मेरा इंडेक्स प्लस 1 होके होके वो कॉल होगा। फिर मैं अल्टीमेटली क्या करूँगा, मैं अपना मेन बैक ट्रैकिंग स्टेप में परफॉर्म करूँगा। बैक ट्रैकिंग स्टेप मेरा क्या है, जो मैंने चेंजेस यहाँ पे परफॉर्म किए, इंडेक्स
बस मैं अपने स्वैपिंग को अंडू कर दूंगा। बेसिकली ये कुछ नहीं है, 1 2 3 है, पहले हम अगर 3 2 को स्वैप कर दें, 3 2 को ऐसे स्वैप किया तो फिर से 1 2 3, मतलब यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने का क्या रास्ता है, इन दोनों को फिर से स्वैप कर दो तो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा पूरा कोड बनेगा, ये मेरा पूरा कोड बनेगा, यही बेसिकली मेरा मेथड 2 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल कोई मतलब एक्सटर्नल कोई मैं एक्स्ट्रा वेक्टर यूज नहीं किया हूँ। ये जो बैकट्रैक है, ऐसे बैकट्रैक को आप एक डिफाइन, ये तो बेसिकली वेक्टर इंट नाम्स, इंट एन और इंट इंडेक्स, यही इसका वेक्टर का जो आर्गुमेंट होने वाला है। ओके, ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। और इसके साथ आप एंड्स को अगर आप ऐसे अगर कॉल कर रहे हैं तो आपको जो आंसर वेरिएबल होगा मेन, उसको आपको ग्लोबली डिक्लेयर करना होगा। नहीं तो अगर आप मतलब लोकली इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको एंड्स को देना होगा। मैं दिखाऊंगा कोड पे कि एंड्स को अगर अंदर में दे के हम कैसे कोड कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया मेरा मेथड 1 मेथड 2। अब अगर आपको इंटरव्यू अगर आए, जो अगर कंपनी इंटरव्यू में आपको इन्हीं दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन आपको करके दिखाना होगा। और मैं आपके मतलब ऐसे ही जस्ट नॉलेज के लिए मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि अगर आप C++ में कोड कर रहे हैं तो वहाँ पे एक फंक्शन है नेक्स्ट परम्यूटेशन करके। ओके, आप इसके यूज से बहुत कॉन्साइज और बहुत कॉम्पैक्ट कोड ले सकते हैं, बस 3-4 लाइन के अंदर ये पूरा फंक्शन का कोड खत्म। ये कोड ऑलरेडी छोटा है, इसको भी और हम छोटा कर सकते हैं। अगर आप पाइथन में कोड कर रहे हैं तो वहाँ पे आईटेक टूल्स के अंदर एक परम्यूटेशन बोल के एक फंक्शन होता है। ठीक है, और अगर आप जावास्क्रिप्ट पे कोड करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट पे भी परम्यूटेशन एक फंक्शन है, तो उसके लिए आपको बेसिकली एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा जिसको बोला जाता है JS कॉम्बिनेटर एक्स। ओके, ये पैकेज आपको npm के थ्रू से इंस्टॉल करना है, फिर आप ये परम्यूटेशन फंक्शन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मैं आपको C++ में दिखा रहा हूँ कि मैं इसको जल्दी से कैसे, मैं इसको एक ही मतलब कुछ ही लाइन में मैं इसको कैसे कोड कर रहा हूँ। तो देखिए, मेरे को जो करना है कि मेरे पास जो गिवन है, मेरे पास जो गिवन जो फंक्शन है, सोचिए कि वेक्टर वेक्टर ऑफ इंट मेरे को रिटर्न करना है। ठीक है, मेरे पास सोचिए कि मेरा फंक्शन का नाम है अरेंज। ओके, इसके अंदर क्या दिया है, बस वेक्टर इंट नम्स, ये मेरे पास गिवन है। ठीक है, तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप होगा मैं इसको सॉर्ट कर लूंगा, नम्स डॉट बिगिन नम्स डॉट एंड, मैंने इसको पहले सॉर्ट किया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वेक्टर का वेक्टर ऑफ इंट मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ ans। ओके, फिर मैं डू वाइल लूप का यूज कर रहा हूँ, आंसर पुश बैक ऑफ क्या होगा, नम्स वाइल नेक्स्ट परम्यूटेशन नम्स डॉट बिगिन नम्स डॉट एंड। बस यही मेरा पूरा कोड है, और एट दी एंड आप बस कीजिएगा कि रिटर्न एंस। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करके मैं इसको सॉर्ट क्यों किया, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि नम नेक्स्ट परम्यूटेशन फंक्शन एक्चुअली काम क्या करता है। देखिए, नेक्स्ट परम्यूटेशन फंक्शन ये क्या करता है, इसके अंदर अगर आप कोई भी वेक्टर दोगे या फिर एरे दोगे या फिर स्ट्रिंग दोगे, ये क्या करता है, ये आपका लेक्सिकोग्राफिकली लार्जर जो है करंट, जैसे सोचिए कि 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो इसका लार्जर क्या होगा लेक्सोग्राफिकली, जब मेरा स्ट्रिंग होगा, और नहीं तो जैसे नंबर होगा तो इसका जो लार्जर 1 2 3 का नेक्स्ट लार्जर परमुटेशन क्या हो सकता है, 1 3 2। बेसिकली आप सोचिए कि ये एक नंबर है 1 2 3, तो 123 से बड़ा क्या होगा 132। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर 1 2 3 आप यहाँ पे अगर पुट कर रहे हो तो इसका नेक्स्ट परमुटेशन आपको क्या देगा, 1 3 2 देगा। और रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न आपका ट्रू करता है। ये जो आप वेक्टर दोगे 1 2 3, ये इसको अपने आप से अरेंज कर देगा 1 3 2 में, और रिटर्न करेगा ट्रू या तो फॉल्स। और फॉल्स कब रिटर्न करेगा, सोचिए कि ये जो करंट जो इसके बाद जो वेक्टर जा रहा है, इसके बाद जो वेक्टर जा रहा है वो है कुछ ऐसा है 3 2 1। तो आप बोलिए कि 3 2 1, क्या इससे बड़ा और कोई नंबर हो सकता है इन तीनों को लेकर, इससे बड़ा तो और कोई नंबर नहीं हो सकता। तो इसका नेक्स्ट परमुटेशन अगर आप ये होगा तो ये दिखाएगा कि 1 2 3 हो गया,
साथ ही साथ मतलब ये परम्यूट करके इसको क्या कर कन्वर्ट करेगा 1 to 3 में, मतलब जो लोएस्ट पॉसिबल है, इसके साथ साथ ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। तो जब ये मेरा फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मेरे एंड्स के अंदर सारे वैल्यूज ऑलरेडी स्टोर हो जाएंगे। और मैंने ये सॉर्टिंग क्यों परफॉर्म किया, ताकि मैं एकदम लोएस्ट से स्टार्ट कर सकता हूँ, लोएस्ट से मेरे को हाईएस्ट तक जाना है, ठीक है, लोएस्ट वैल्यू से मेरे को हाईएस्ट वैल्यू तक, हाईएस्ट परमुटेशन वैल्यू तक मेरे को जाना है, इसीलिए। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, टाइम कम्प्लेक्सिटी के पहले बात करने से पहले हम देख लेंगे कि ये जो चीज़ है, क्या हो रहा है कि मुझे वेक्टर को एक आंसर के अंदर कॉपी करना है, तो इसके लिए मेरे को कितना स्टेप लगेगा, ओ एन, इतना ही लेंथ मेरे को लगेगा एक फॉर लूप के अंदर ही, अगर हम इसको एज ए नॉर्मल पुशबैक अगर हम सोचें। ठीक है, और ये जो लूप चल रहा है, ये जो लूप चल रहा है इसका क्या होगा, इसको मैं रफली आपको समझा रहा हूँ, रफली मतलब ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप बोल सकते हो कैसे, कि सोचिए कि मेरे पास जो ये, सोचिए कि मेरे पास तीन ही नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि फर्स्ट में स्टोर करने के लिए मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, तीन ऑप्शन है, तीनों में से मैं कोई भी एक को ले सकता हूँ। अब सेकंड को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे, आप ये सोचिए कि अगर मैं किसी एक को यहाँ पे पुट कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं तो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, 2 3। मेरे पास, मैं अगर यहाँ पे 2 पुश कर दूं तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचेंगे, 1 3। अगर मैं यहाँ पे 3 पुश कर दूं तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचेगा सेकंड पोजीशन के लिए, 1 2। तो मेरे पास बेसिकली अगर मेरे पास क्या ऑप्शन बच रहा है, आप देख रहे हो कि आपको 2 ऑप्शन ही बच रहा है, तो 2। तो जब मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन पुट करूँ तो लास्ट में जाहिर सी बात है मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचा, इनकी 2 यहाँ पे ऑलरेडी तो यूज हो चुका है, तो कोई, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या बनेगा, 2 3 into 2 into 1 दैट इज 6। तो टोटल नंबर ऑफ मेरे को, अगर जैसे इतना टाइम्स मेरे को क्या करना पड़ रहा है, रिपीटेशन करना पड़ रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि, तो आप जैसे देखिए एन वी ऑफ आई इक्वल टू -99, इसका मतलब क्या है कि हम इसके अंदर जो होगा क्या हो रहा है कि हम एक पोजीशन पे, जैसे इस पोजीशन पे पहले हमने स्टोर कर लिया, अब हम क्या करें, नेक्स्ट टाइम हम इसके अंदर रिकर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे पुट करने के लिए मेरे पास एन ऑप्शन है। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि ये पोजीशन तो ब्लॉक हो गया, यहाँ तक तो हम नहीं जा सकते, तो नेक्स्ट पोजीशन के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन बचेगा, n-1, फिर क्या होगा n-2, ऐसे करते करते 1 तक। तो ये बेसिकली आपका ओ इन फैक्टोरियल का है। तो ओ एन फैक्टोरियल है, और ये जो कोड बनेगा ये इसी के ही अंदर, मतलब हर एक कॉम्बिनेशन के लिए, हर एक परमुटेशन के लिए मेरा ओ एन एक्स्ट्रा लगेगा। क्यों, क्योंकि मेरे को कॉपी करना है कि आंसर को, जो मेरा वी है उसको मुझे आंसर वेरिएबल के अंदर, उसके लिए मेरे को ओ एन स्टेप लगेगा। तो इसलिए मेरा टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन टाइम्स एन फैक्टोरियल होगा। ठीक है, और मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिंपली इस कोड के लिए मेरा ओ एन, क्यों, क्योंकि रिकर्सिव कॉल होगा तो रिकर्सन का स्टैक, उसके लिए टोटल एन कॉल्स। ठीक है, आई होप आपको ये कोड पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देखिएगा इसको आप 2 3 बार ट्राई कीजिए, थोड़ा समझिए, 2 3 एग्जाम्पल चला के ड्राई रन कीजिए, आपको और अच्छे से आपको समझ में आएगा। छोटे छोटे एग्जाम्पल लीजिएगा, 2 3 4 डिजिट का ही लीजिएगा, ज़्यादा अगर आप लीजिएगा तो खुद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ट्री बड़ा होगा तो आपको विजुअलाइज करने में दिक्कत हो सकता है। तो छोटा छोटा लीजिए, 1 2 3 लीजिए, मैंने 1 2 3 से किया, तो आप 10 12 5 ऐसा करके एक नंबर को लेके आप देखिए कि क्या हो रहा है। 2 3 बार आप जब रन करेंगे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो लास्ट का कोड है, ये आप तभी इस्तेमाल, ये आप इंटरव्यू में ना ही इस्तेमाल करिए तो बेहतर है। ये बस मैंने आपके नॉलेज के लिए बोला है और कुछ नहीं। तो मैं अब अपने लीड कोड पे आ चुका हूँ, तो चलिए हम बैक ट्रैकिंग के 2 मेथड से इसको कोड करके देख लेते हैं। तो मेरा पहले मैं एक वेक्टर वेक्टर इंट एंड्स ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरा एक एक्स्ट्रा वेक्टर जिसके अंदर मैं अपना वैल्यू स्टोर करूँगा। तो उसका लेंथ क्या होगा, इससे पहले मैं मेरा जो गिवन जो नाम्स है उसका मैं एक लेंथ ले लेता हूँ, एन के अंदर स्टोर करूँगा, एन नाम्स डॉट साइज। ओके, ठीक। तो वेक्टर इंट वी हो गया इसका एन, और इसको मैं ऐसे फिलअप कर रहा हूँ -99। -99 का मतलब क्या है कि वो जो इंडेक्स में, अगर कोई इंडेक्स में -99 है, इसका मतलब क्या है कि वो इंडेक्स में अभी तक वैल्यू फिलअप नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद मैं अपना एक हेल्पर फंक्शन कॉल कर दूंगा जिसके अंदर मैं आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ वी एन एस आंसर। ठीक है, एन, और मैं यहाँ पे 0 भी पास कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, और एट द एंड मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न आंसर।
ओके ठीक है। अब देखते हैं कि मैं अपना हेल्पर फंक्शन लिख रहा हूँ, तो void helper वेक्टर int and v वेक्टर int और वेक्टर int and ans वेक्टर int and nums int n और int car, जो कार वेरिएबल में ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं नाम्स लिखना भूल गया, मैंने यहाँ पे नाम्स अपना लिख दिया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर मेरा v डॉट साइज इक्वल टू कर हुआ, मतलब करंट जो इंडेक्स है वो मेरा n हो चुका है, मतलब मेरा पूरा वेक्टर फिल हो चुका है, तो ans डॉट पुशबैक मैं v करूँ दूंगा और रिटर्न। ओके ठीक है, अब मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, क्या चेक करूंगा, इफ v ऑफ i इक्वल टू -99। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, v ऑफ i इक्वल टू नम्स ऑफ कार, फिर मैं अपना फंक्शन कॉल कर दूंगा हेल्पर, उसके अंदर v ans nums n और कर के जगह कर प्लस 1, मतलब मैं नेक्स्ट पोजीशन के लिए मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, फिर जो चेंजेस मैंने किए हैं मैं उसको -99, मतलब पहले -90 है वहाँ पे मैं नम पुट किया, फिर उसके बाद कॉल कर रहा हूँ, फिर बाद में यही मेरा बैक ट्रैकिंग स्टेप। ओके ठीक, तो बस इतना सा कोड है, देखते हैं इसको रन करके। तो आप देख सकते हैं कि गिवन टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं। अब हम इसको सबमिट करते हैं। ओके, सो इट इज एक्सेप्टेड। नाउ लेट्स गो विथ नेक्स्ट अप्रोच। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम स्वैपिंग वाला मेथड यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेरे को कोई एक्सटर्नल वेरिएबल का ज़रूरत है नहीं, v का मेरे को कोई ज़रूरत है नहीं, तो मेरे को इन एंड्स और किससे काम हो जाएगा, बाकी जितना भी है उससे मेरा काम हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ। अब मैं लास्ट वाले को कर ना करके मैं इसको एंड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको पूरा ही मिटा दे रहा हूँ ताकि अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मैं पहले क्या देखूंगा कि इफ़ मेरा एंड मेरा n-1 के बराबर हो गया कि नहीं। अगर ये मेरा एंड मेरा अगर n-1 के बराबर हो गया तो मैं ans डॉट पुशबैक मैं क्या करूँगा, नाम्स। ओके, क्योंकि नाम्स के अंदर ही मेरा बेसिकली वेरिएबल स्टोर है और मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक फॉर लूप लूँगा, कहाँ से, इंड से स्टार्ट करके एन तक जाएगा। ठीक है, हर एक स्टेप में क्या करेगा, ये पहले स्वैप करेगा नम्स ऑफ इंड कॉमा नम्स ऑफ आई, फिर हेल्पर फंक्शन कॉल होगा, वहाँ पे ans नम्स n और इंडेक्स के जगह पे मैं क्या बोला n+1 कर दूंगा, फिर मैं उसको जो चेंजेस मैंने किया मैं उसको अंडू कर दूंगा। तो नम इंड कॉमा नम्स, बस यही मेरा कोड है। चलिए देखते हैं कि इसको एक बार रन करते हैं। मेरे टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो गए जो गिवन है, अब इसको हम सबमिट करते हैं। ओके, सो यू कैन सी इट इज एक्सेप्टेड। आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा, और 2-3 बार आप तो प्रैक्टिस कीजिए तो इसको आप अच्छे से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।